वो दौर अलग था जब मोहब्बत में जान देने की बातें हुआ करती थी, लेकिन ये दौर अलग है। अब मोहब्बत दिलों में खंजर उतारकर अपनी ही मोहब्बत की जान ले रही है। 140 करोड़ की इस भीड़ में हर दिन कोई ना कोई जुर्म हो रहा है, लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो पूरे देश को हिला कर रख देते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक अजीब माहौल है। मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बनाए जा रहे हैं, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक एक खामोशी छा जाती है और हर कोई सोचने लगता है आखिर ये हो क्या रहा है। पति पत्नी के बीच की नोकझोंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये नोकझोंक खून से सने जुर्म में तब्दील हो जाए तो क्या इसे महज एक बहस कह सकते हैं? आज हम आपको 4 ऐसे केसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने शादी के रिश्ते को खून से रंग डाला। पहला केस है महाराष्ट्र के सांगली जिले का, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स में ठूस दिया। दूसरा केस मेरठ का सौरभ हत्याकांड है, एक ऐसा मामला जिसमें प्यार की परछाई में मौत छिपी थी। तीसरा केस कर्नाटक के बेंगलुरु का है, पति ने पत्नी की हत्या की, फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरा, बाथरूम में छोड़ दिया और फरार हो गया। और फिर आता है चौथा केस औरैया का, दिलीप हत्याकांड, जहां पत्नी ने ही सुपारी देकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। ये कहानियां महज कुछ घटनाएं नहीं, ये वो सच है जो समाज के अंधेरे कोनों में दबे पड़े थे। अब सवाल यह है, क्या शादी के रिश्तों की कस्में वादों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, या फिर अब हर रिश्ता शक, नफरत और मौत का खेल बन चुका है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चारों केसेस में जो अपडेट हैं वो तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको इस केस की हर बारीक पहलू से रूबरू कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो बात करते हैं पहले केस की। अंधेरे की घनी चादर में लिपटी एक कहानी, एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहशत में डाल दिया। एक पति, एक पत्नी और एक खौफनाक साजिश, जिसका अंजाम इतना खौफनाक था कि सुनकर रूह कांप उठे। 27 मार्च की रात एक घर में दबे पांव मौत घुसाई। जहां प्यार का वादा किया गया था, वहीं नफरत ने अपनी जड़ें गहरी कर ली थी। महाराष्ट्र के सांगली जिले के मांगले गांव में मंगेश चंद्रकांत कांबले अपनी पत्नी प्राजक्ता के साथ वापस अपने पैतृक घर आया था। 4 दिन पहले ही मुंबई से लौटे इस जोड़े को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके रिश्ते की डोर इतनी कमजोर हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हर किसी की सांसें थम गई। एक छोटी सी बहस, एक पारिवारिक झगड़ा और फिर एक वहशी कदम जिसने सब कुछ दहला कर रख दिया। प्राजक्ता के गले पर कसती एक निर्दयी पकड़, उसकी अंतिम चीखें जो दीवारों में दफन हो गई, और फिर वो भयानक नजारा जिसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। मंगेश ने पत्नी की हत्या के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटा, उन्हें एक इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स में ठूस दिया और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने भाई को बुलाने के लिए फोन किया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। जब नीलेश, जो भाई था मंगेश का, वो घर पहुंचा तो मासूम बेटी की सिसकियां, उसकी टूटी आवाज सच्चाई की चीखती हुई गवाह बन गई। पापा ने मम्मी को मारा और कमरे में बंद कर दिया। बच्चे के इन शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरवाजा खुला और जो दिखा वह रूह कपा देने वाला था। एक बॉक्स के अंदर कैद एक लाश, एक खूनी राज जो अब खुलने वाला था। गांव वालों में सनसनी फैल गई। मंगेश कांबले के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और फिर उसने खुद चलकर पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? महाराष्ट्र के सांगली जिले के मांगले गांव में उस रात सन्नाटा अजीब था। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 27 मार्च की यह रात एक खौफनाक कहानी लिखने जा रही है। मंगेश चंद्रकांत कांबले, जो मुंबई से अपनी पत्नी प्राजक्ता और 2 बच्चों के साथ गांव आया था, 4 दिन से ही अपने परिवार के साथ था। वो गांव में उसका भाई नीलेश और मां भी रहते थे। कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान बढ़ रहा था। उस शाम एक पारिवारिक कार्यक्रम था। किसी छोटी सी बात पर नीलेश और प्राजक्ता के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में नीलेश घर से बाहर चला गया, लेकिन मंगेश के मन में यह झगड़ा कुछ और ही रूप ले चुका था। वो गुस्से और नशे में बेकाबू हो गया। रात गहराने लगी और घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी एक भयानक अपराध हुआ। मंगेश ने अपनी पत्नी प्राजक्ता का गला घोट दिया। हत्या के बाद मंगेश ने प्राजक्ता के शव के टुकड़े किए और उन्हें घर में रख के मकान मालिक के इलेक्ट्रिक पंप में ठूस दिया। उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन उसकी इस खूनी साजिश का एक गवाह उस कमरे में मौजूद था, उसका मासूम 6 साल का बेटा। अगली सुबह मंगेश ने अपने भाई नीलेश को फोन किया। उसने कहा कि वो शिराला जा रहा है और उसे कार लेकर आने के लिए कहा। नीलेश जब घर पहुंचा तो 6 साल का बच्चा रो रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चाचा पूछता है क्या हुआ? नीलेश ने घुटनों के बल बैठकर बच्चे से पूछा। उसने कहा कि पापा और मम्मी का झगड़ा हुआ था। पापा ने मम्मी को बहुत मारा और फिर कमरे में बंद कर दिया। बच्चे ने सिसकते हुए चाचा को ये सब बताया। नीलेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला और फिर जो उसने देखा उसे देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पंप बॉक्स को खोलते ही प्रजक्ता के कटे हुए शरीर के टुकड़े बाहर गिरने लगे। खून से लथपथ, हैवानियत से ठूसे गए टुकड़े। नीलेश की चीखें घर की दीवारों से टकराकर लौट आई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने फोन उठाया और मंगेश को कहा, अब तू सिर्फ एक ही जगह जाएगा, पुलिस स्टेशन। मंगेश ने आखिरकार पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। उसने कबूल किया कि उसने शक की वजह से अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका 6 साल का बेटा उसकी क्रूरता का गवाह बन जाएगा। अब मंगेश सलाखों के पीछे है, लेकिन पीछे रह गया एक मासूम जिसकी आंखों में अब भी डर है। एक अधूरा परिवार, एक खौफनाक सच जिसे ना गांव भूल पाएगा, ना कानून और ना ही वो मासूम बच्चा जिसने इस पूरी हैवानियत को अपनी आंखों से देखा। बात करें अगर दूसरे केस की, तो दूसरा केस है बेंगलुरु का। बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम में गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे एक शख्स ने फोन किया। फोन करने वाला शख्स बताता है कि उसके मकान में किराए पर रहने वाली एक महिला गले में फंदा लगाकर जान दे दी है और उसका पति इस वक्त बेंगलुरु में नहीं है, वो महाराष्ट्र गया है। यानी मामला अपनी जान देने का बनाया गया, फिर संदिग्ध मौत का बनाया गया और वो भी एक अकेली महिला का। तो पुलिस ने बिना देर किए इस इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट किया। कंट्रोल रूम से मिली खबर के बाद हुलिममावू थाने की एक टीम उस बताए गए पते पर पहुंचती है जहां वारदात होने की खबर दी गई थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने किसी तरह से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए। पहले तो पुलिस वालों को अंदर कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने घर की जांच की और उनकी निगाह बाथरूम की तरफ गई तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। बाथरूम में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस जैसी चीज का बाथरूम में पड़ा होना ही अपने आप में शक पैदा करता है। ऐसे में पुलिस ने तुरंत सूटकेस को खोलने का फैसला किया और अंदर जिस चीज पर पुलिस की नजर पड़ी वो एक लाश थी। सूटकेस में एक महिला की लाश ठूस कर भरी हुई थी। लाश पर चाकू मारे जाने के कई निशान थे और उसका गला भी दबा हुआ था। मकान मालिक से मरने वाली महिला की पहचान भी की गई, गौरी अनिल सांबेकर। अपने पति राकेश की तरह गौरी भी मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी और दोनों कुछ ही महीने पहले बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे। गौरी का पति राकेश सांबेकर जहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, वहीं गौरी ने मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर गौरी का कत्ल किसने किया, उसके पति राकेश ने या फिर किसी और ने। मकान मालिक से बात करने के बाद पता चला कि उसे गौरी की मौत की खबर भी किसी और नहीं बल्कि खुद राकेश ने ही फोन करके दी थी। यानी राकेश बेशक महाराष्ट्र में हो और उसे गौरी की मौत की खबर थी। उधर जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और राकेश की तलाश शुरू की तो पता चला कि राकेश को पुणे पुलिस ने गौरी के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। असल में राकेश ने गुरुवार को सिर्फ बेंगलुरु में अपने मकान मालिक को ही फोन नहीं किया था, बल्कि अपने पिता को भी फोन किया और इसकी जानकारी अपने सास ससुर को देने की बात कही। उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके ससुराल में ये बता दे कि उसने उनकी बेटी को मारकर सूटकेस में पैक कर दिया है और गौरी की लाश उनके बेंगलुरु वाले मकान में सूटकेस में बंद पड़ी है। खुद राकेश ने भी इसकी खबर अपने ससुराल वालों को फोन करके दी। इसके बाद राकेश गौरी के घर वालों ने पुणे पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। अब पुणे पुलिस ने राकेश की तलाश शुरू कर चुके थे। जब उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची, पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पर लिया। इस बीच सतारा में बीच ट्रैफिक में लोगों की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो एक कार की ड्राइविंग सीट पर था लेकिन बेहोश हो चुका था। लोगों ने आनन फानन में इस आदमी के बारे में पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने इस आदमी को फौरन इलाज के लिए पुणे के ससुन अस्पताल में भर्ती कराया। पता चला कि यह आदमी यूं ही बेहोश नहीं हुआ बल्कि उसने कोई जहरीली चीज खा ली थी। अब जब सतारा पुलिस ने इसकी पहचान पता करने की कोशिश की तो जो शख्स पता चला जो वहां पे नशीली दवाई खा के, जो भी नशीला पदार्थ खा के लेटा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि वही राकेश आंबेकर निकला जिसने अपनी बीवी की हत्या करने की बात अपने सास ससुर से कही थी।
जिसकी पुणे पुलिस तलाश कर रही थी। उधर मामले की तफ्तीश कर रही बेंगलुरु पुलिस गौरी के कत्ल का सच जानना चाहती थी, लेकिन सस्पेक्ट उनकी पकड़ से दूर पुणे में था। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने पुणे पुलिस से बात की और पुणे पुलिस के हवाले से कत्ल की शुरुआती जांच की कहानी सामने आई। अस्पताल में भर्ती राकेश ने पुलिस को बताया कि उसकी गौरी से 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी गौरी कहीं और काम करती थी। हाल ही में गौरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पिछले कुछ वक्त से घर पर ही रह रही थी। राकेश घर पर ही रहता था क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन घर में रहने के दौरान दोनों में अक्सर तनातनी रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, कहासुनी कलेश होती रहती थी और लड़ाई भी होती थी तो धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती थी। मगर इनको ये नहीं पता था कि धीरे धीरे ही इनके रिश्ते की नौबत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी लड़ाई झगड़े में। सोमवार यानी 24 मार्च को रात में दोनों ने डिनर किया और उसके बाद किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि राकेश ने पहले गौरी को चाकू मारा। जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसने उसी चाकू से गौरी का गला काट दिया। इसके बाद उसने गौरी की लाश सूटकेस में पैक की। शायद वो लाश लेकर ही निकलना चाहता था, लेकिन बाद में उसने इरादा बदल दिया और फिर लाश को सूटकेस समेत बेंगलुरु में ही छोड़कर खुद पुणे निकल गया। राकेश और गौरी रिश्ते में एक दूसरे के ममेरे फुफेरे भाई बहन भी थे, यानी गौरी राकेश की बुआ की बेटी है। राकेश के घर वालों का कहना है कि गौरी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी और अक्सर राकेश से लड़ती रहती थी। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें शादी से पहले गौरी के इस स्वभाव की जानकारी थी, तो राकेश के पिता ने कहा कि क्योंकि राकेश और गौरी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की जिद पर अड़े थे, तो उन्होंने दोनों की शादी करा दी, यानी दोनों ने लव मैरिज की थी। मगर शादी के 2 साल गुजरते गुजरते गौरी और राकेश के मैरिज में से लव गायब हो गया और उसकी शादी नफरत में जगह बना ली थी। इसके बाद भयानक वारदात हुई, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों के बीच तलखी और जुर्म की बेंगलुरु से आई यही एक कहानी नहीं। बमुश्किल 5 दिन पहले बेंगलुरु में एक पत्नी ने मां के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी और फरार हो गई थी। बेंगलुरु के चिकम्बारावा इलाके में एक कार के अंदर पुलिस को लोकनाथ सिंह नाम के प्रॉपर्टी डीलर की लाश मिली थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि लोकनाथ ने पिछले साल दिसंबर में ही यशस्विनी नाम की एक लड़की से शादी की थी। इससे पहले दोनों रिलेशन में थे। हालांकि इस शादी से दोनों के घर वाले नाखुश थे क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क था। मगर हाल के दिनों में यशस्विनी को पता चला कि लोकनाथ किसी महिला के साथ भी रिलेशन में है, जिसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। अब लोकनाथ अपनी पत्नी और उसकी माँ को धमकाने लगा था। इस तरह माँ बेटी ने मिलकर लोकनाथ को ठिकाने लगाने की साजिश तैयार की थी। दोनों लोकनाथ को लेकर घर से निकले। रास्ते में उससे कोई नशीली चीज़ खिला दी, जिसके बाद से इलाके में एक जगह जाके वो बेहोश हो गया और तब जाके माँ बेटी ने मिलकर उसका पहले गला काटा और फिर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। तो ये पूरी कहानी दूसरा केस था बेंगलुरु का। अब आपसे बात करेंगे तीसरे केस के बारे में। तीसरा केस है यूपी के औरैया का। दरअसल औरैया के सहार पुलिस स्टेशन की हद में 19 मार्च की दोपहर लोगों की नज़र खून से लथपथ एक लाश पे पड़ी। वो एक खेत में औंधे मुंह गिरा हुआ एक शख्स था और उसके सिर से खून निकल रहा था। सिर में गोली मार दी गई थी। हालांकि उसकी सांसें अब भी चल रही थी। जब लोगों ने उसे देखा, आनंद फानंद में लोगों ने पुलिस को खबर दी और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में वो शख्स 3 दिनों तक तड़पता रहा। मौत और जिंदगी के बीच झूलती रही उसकी लाइफ और आखिरकार उसकी जान उसके बाद चली गई। जाहिर ये मामला कत्ल का था। ऐसे में पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी थी। लड़के की पहचान 21 साल के दिलीप यादव के तौर पर हुई, जो औरैया के ही दिबियापुर गांव का रहने वाला था। यहाँ वो रहकर बिजनेस करता था। यादव परिवार के पास 20 से ज़्यादा हाइड्रा और क्रेन है। एक ऐसे नौजवान का कत्ल जिसका जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक कोई भी वास्ता ना हो, अपने आप में एक बेहद अफसोसनाक मामला था ये। दूसरा, जिस लड़के का कत्ल हुआ उसकी शादी को महज 14 दिन ही गुजरे थे। सोचिए, शादी के 14 दिन बाद ही एक शख्स का कत्ल हो जाता है और ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा कचोट रही थी। सवाल ये था कि आखिर 21 साल के दिलीप की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि कातिलों ने उसकी हत्या कर दी। लोग दिलीप के घर वालों के साथ साथ उसकी नई नवेली दुल्हन के लिए भी काफ़ी दुखी थे, जो शादी के 14 दिन बाद ही विधवा हो गई। उधर मामले की जांच कर रही पुलिस ने मौका वारदात की तरफ आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू करी। साथ ही पुलिस ने मौका वारदात पर वारदात के वक्त एक्टिव मोबाइल नंबरों की पहचान करने के लिए डंप डाटा एनालिसिस भी चालू किया
और जल्द ही पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में रामजी नागर नाम के एक शख्स की तस्वीर नजर आई जो एक पुराना क्रिमिनल है। अब नागर पुलिस के शक के दायरे में आ चुका था और जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पुलिस ने नागर के साथ साथ एक नौजवान को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम अनुराग यादव था। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर रामजी नागर और अनुराग ने दिलीप की जान क्यों ली? तो इसका जवाब अनुराग यादव ने खुद पुलिस को दिया। दरअसल अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव में दिलीप की शादी हुई थी, यानी दिलीप के ससुराल के गांव का जब रहने वाला था। और जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि अनुराग कोई नहीं बल्कि दिलीप की पत्नी प्रगति का पुराना बॉयफ्रेंड है। अब मामला तकरीबन साफ हो चुका था। अनुराग ने पुलिस को बताया कि दिलीप के कत्ल की साजिश असल में उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर, यानी कि दिलीप की नई नवेली दुल्हन प्रगति के साथ मिलकर रची थी और उन्होंने इसके लिए रामजी नागर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इनमें 1 लाख रुपए खुद प्रगति ने अनुराग को दिए थे। ये वो पैसे थे जो प्रगति को शादी में मुंह दिखाई के तौर पर मिले थे। इन 1 लाख रुपए में अनुराग अपनी तरफ से 1 लाख मिलाया उसके बाद और कत्ल की सुपारी दे दी। पुलिस की माने तो कत्ल का आइडिया किसी और का नहीं बल्कि खुद दिलीप की पत्नी और नई नवेली दुल्हन दिलीप की जो थी प्रगति, उसने दिया था, जिसने अनुराग से कहा था कि दिलीप के पास काफी पैसा है, अगर वो दिलीप की हत्या कर देता है तो दिलीप के पैसों पर बाकी की जिंदगी मजे से काटेंगे। बस अनुराग इस बात पर राजी ही हो गया था और दोनों ने मिलकर प्लानिंग कर डाली। ऐसा नहीं है कि अनुराग और प्रगति के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन प्रगति के घर वाले अनुराग और प्रगति के रिश्ते से राजी नहीं थे और उन्होंने एक तरीके से जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी दिलीप से करवाई थी, जिसका नतीजा बेकसूर दिलीप के कत्ल की सूरत में सामने आया। फिलहाल पुलिस ने प्रगति, अनुराग और रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कत्ल में शामिल कुछ और कातिलों की तलाश जारी है। वैसे औरैया के दिलीप की जिंदा हालत में यही 2 आखिरी तस्वीर है। इत्तेफाक से दोनों ही तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पहली तस्वीर है सुजानपुरवा कस्बे की, जहां पर एक हाइड्रा सड़क से गुजरती हुई दिख रही है। क्योंकि वो हाइड्रा की ड्राइविंग कैबिन के अंदर बैठा है, उसकी तस्वीर साफ साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन आखिरी बार उसी के इस हाइड्रा को ड्राइव करके ले जाने की बात साफ हुई है। तो ये कह सकते हैं कि ये दिलीप की तस्वीर ही है। दूसरी तस्वीर है दिलीप की जो मौका वारदात यानी गांव पलिया से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नहर किनारे वाली इस सड़क पर दिलीप 2 लोगों के साथ एक बाइक पर बैठा हुआ जाता दिखाई दे रहा है। दिलीप बाइक के बीच में है, जबकि उसे गोली मारने वाले शूटर बाइक में उसके आगे और पीछे हैं, यानी कि सुपारी किलर रामजी नागर बाइक चला रहा है, जबकि दूसरा शूटर बाइक पर दिलीप के पीछे बैठा हुआ है। हाल के दिनों की सबसे भयानक और सबसे शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी ये वो तस्वीर है जिनके सहारे औरैया पुलिस ने दिलीप के कत्ल के मामले को सुलझाने में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल दिलीप अपनी शादी के महज 14वें दिन अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो गया। उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप के नाम की सुपारी दे दी और कातिलों ने दिलीप को धोखे से अगवा करके करीब से गोली मार दी। शादी के 14वें दिन ही दिलीप की इस तरीके से बेरहमी से हत्या हो गई। फिलहाल ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब बात करेंगे चौथे केस की। चौथा केस जो हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बात हुई, मीडिया में बात हुई। एक रहस्यमय कमरा जादू टोने की दीवारों से भरा और उसकी दरों दीवारों तो आप पहले ही देख चुके हैं। आज उस कमरे में आपको लेकर चलेंगे जिस कमरे में 3 से 4 मार्च की दरमियानी रात को सौरभ के सीने नहीं बल्कि सीधे दिल में खंजर उतारा गया। मेरठ का ये वही घर है जहां सौरभ, मुस्कान और 6 साल की बेटी किराए पर रहा करते थे। घर के बाहर की तस्वीर और भीड़ तो आप देख चुके थे। चलिए अब आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं। ये 19 मार्च की तस्वीर है जब मेरठ पुलिस पहली बार मुस्कान और साहिल को लेकर इस घर में पहुंची थी। ये उसी कमरे की तस्वीर है जिस कमरे में सौरभ का कत्ल हुआ। असल में ये तस्वीर सौरभ के कत्ल के 14 दिन बाद 18 मार्च की है, जिस दिन पहली बार सौरभ के कत्ल का खुलासा हुआ था। कमरे में रखा ये वही बेड है जिस बेड पर 3 मार्च की रात सौरभ सोया हुआ था। सोया क्या, बेहोश था, क्योंकि उस रात उसे कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी गई थी। जिस कोफ्ते में मुस्कान ने बेहोशी की दवा मिलाई थी वो कोफ्ता असल में खुद सौरभ रेस्टोरेंट से लेकर घर आया था। उसे कोफ्ता बहुत पसंद था। कत्ल से करीब कुछ देर पहले ही सौरभ की ये आखिरी तस्वीर है।
रेस्टोरेंट से कोफ्ता लेकर वो अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रहा था। सौरभ इस मोटरसाइकिल के पीछे बैठा है। ये तस्वीर 3 मार्च की रात 11:49 की है। इसी बेड पर बेहोश सौरभ के सीधे दिल पर मुस्कान और साहिल ने चाकू से कुल 3 वार किए थे। हर वार में चाकू के दस्ते पर मुस्कान और साहिल दोनों के हाथ थे। साहिल और मुस्कान को ये पता था कि दिल पर चाकू का एक ही वार काफी है, मगर उन्होंने फिर भी 3 वार किए। उन्हें डर था कि कहीं सौरभ चाकू के वार से चीख ना पड़े, इसीलिए इन लोगों ने उस चीख को बाहर ना निकले उसका इंतजाम भी कर रखा था। इन्होंने कमरे का कूलर ऑन कर दिया था। हालांकि सौरभ एक बार भी नहीं चीखा, क्योंकि वो नींद में नहीं बल्कि बेहोश था। कत्ल के बाद इसी कमरे के साथ लगे इसी बाथरूम में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के कुल 3 टुकड़े किए थे। इस वक्त सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही बाथरूम है। इसी बाथरूम में पहले सौरभ का सिर धड़ से अलग किया गया, फिर उसकी दोनों हाथों की कलाइयां काटी गईं। लाश के टुकड़े करने के बाद इसी कमरे में 2 बैग में इन टुकड़ों को रखा गया। एक बैग में धड़ और दूसरे बैग में सिर और हथेली। उसी रात 3 बजे एक बैग में सिर और हथेली लेकर साहिल इस कमरे से बाहर आया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। साहिल का घर इस कमरे से कितनी दूरी पर है वो भी हमने नापा है। एक बार आप ये देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्कान के घर के बाहर, जहाँ पर सौरभ का कत्ल किया गया था, और यहीं से लगभग 150 मीटर की दूरी पर साहिल का मकान है। वही साहिल जो यहाँ से सौरभ का सर काटकर और उसकी हथेलियाँ काटकर बैग में अपने साथ भरकर ले गया था। आइए देखते हैं कि साहिल के मकान पर कितना समय लगता है यहाँ से चलने के लिए। साहिल इसी गली से आया करता था यहाँ पर मुस्कान से मिलने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये वो गली है पूरी। इसके दोनों तरफ यहाँ मकान बने हुए हैं, और अक्सर जब वो कत्ल की रात थी उस समय जब आया था तो अंधेरा था। और मैं आपको ये बताऊं कि अक्सर वो रात में ही यहाँ आया करता था, क्योंकि जब वो दिन में आता था तो लोग उसे पहचानने लगे थे, लेकिन उसने फिर उसके बाद रात को आना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ये गली आके ख़त्म हो जाती है और यहाँ मेन रोड आ जाता है। ये इलाके का रोड है, और यहाँ इस समय तो देखिए चहल पहल है, लेकिन रात के समय बिल्कुल अंधेरा और मतलब कोई चहल पहल नहीं होती है। सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ दोनों तरफ दुकानें आप देख सकते हैं कि इधर भी तमाम दुकानें हैं और इस साइड में भी तमाम दुकानें हैं। लेकिन रात को जब कोई यहाँ आएगा तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास वो बताया जा रहा है। यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो वो आता था। ये गली है साहिल की, यहीं इसी गली में साहिल का मकान है। और देखिए हमें यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, और जब रात के समय और कम टाइम लगा होगा, क्योंकि जो साहिल है जब कत्ल हुआ वो रात का समय था, और जो बैग में अपने साथ वो उसका सौरभ का सर और उसकी हथेलियाँ काट कर लेकर आया था, और वो यहीं अपने इस घर पर पहुंचा था। और ये साहिल का मकान है, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए ये साहिल का मकान है, अभी ये बंद है, और लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम यहाँ साहिल के मकान पर पहुँच गए हैं। और साहिल ऊपर वाले कमरे में, यहाँ ऊपर वाले कमरे में रहता था, और बताया जा रहा है कि यहीं वो बैग लेकर के आया था। तो हमारा मकसद यही था दिखाने का कि 1 से 1.5 मिनट में मुस्कान के घर से साहिल के घर पहुँचा जा सकता है। ये पूरा एक मोहल्ला है, चारों तरफ घर हैं, फिर भी देर रात 3 बजे साहिल बिना किसी खौफ के बैग में सर और हथेली लेकर निकलता है और अपने घर जाता है। साहिल के जाने के बाद मुस्कान अब इस कमरे में अकेली थी। सौरभ का धड़ एक दूसरे बैग में था और वो बैग इसी बेड के नीचे रखा था। साहिल ने जाने से पहले बेड की चादर, फर्श और बाथरूम सब कुछ मुस्कान के साथ मिलकर साफ कर दिया था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगवाया। मगर साहिल के जाने के बाद मुस्कान को अकेले अब उस कमरे में डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता था जिस बेड पर वो बैठी है उस बेड के नीचे उसके पति की लाश का आधा हिस्सा रखा हुआ है। इसी डर की वजह से साहिल के जाने के 15 मिनट के बाद ही उसने साहिल को फ़ोन किया और अपने डर के बारे में बताया, कि फिर साहिल के कहने पर ही वो देर रात को ही साहिल के उसी कमरे में पहुंच गई। यानी अपने घर के कमरे में अपने पति का आधा धड़ छोड़कर अब वो पति के कटे हुए सर के पास पहुंच गई थी। अगली सुबह यानी 4 मार्च को साहिल और मुस्कान फिर से उसी कमरे में लौटे जहां पर उन्होंने सौरभ का कत्ल किया था, उसकी लाश के टुकड़े किए थे।
दोपहर करीब 3 बजे के आसपास बाजार से ड्रम, सीमेंट और बाकी चीज़ें लेकर ये लोग आए। सौरभ के 3 टुकड़ों वाली लाश को उसी ड्रम और सीमेंट के घोल के साथ पैक कर दिया। फिर दोनों तैयार होते हैं। पति की लाश को पैक करने के बाद अब मुस्कान एक बैग में अपना सामान भी पैक करती है। इस वक्त उस बेड पर जो आप बिखरे हुए सामान देख रहे हैं, ये उसी वक्त का है जब मुस्कान अपना सामान पैक करने के लिए बेकार का सामान बेड पर फेंकती जा रही थी। इसके बाद शाम करीब 5 बजे पहले से बुक एक कैब से साहिल और मुस्कान इस घर से पर ताला लगाकर कसौल के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले मुस्कान अपने कमरे के इस बेड को इसी हालत में छोड़ गई थी। बेड पर मुस्कान का पर्स, कुछ कपड़े, कागजात और सूटकेस के अलावा मिक्सी का एक जार भी था। बेड पर मुस्कान का पर्स, कुछ कपड़े, कागजात और सूटकेस के अलावा मिक्सी का एक जार भी नजर आ रहा है। मिक्सी के इस जार ने मेरठ पुलिस को चौंका दिया था। शक ये था कि कहीं मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए मिक्सी जार का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोचा था। हालांकि मेरठ पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ऐसा इरादा नहीं था। 4 मार्च की शाम कैब से निकलने के बाद देर रात साहिल और मुस्कान शिमला पहुंचते हैं। 6 दिन शिमला में रुकने के बाद 10 मार्च को कसौल पहुंच जाते हैं। कसौल के होटल पूर्णिमा में दोनों चेक इन करते हैं। कसौल पहुंचने के अगले ही दिन साहिल का जन्मदिन था। होटल के इसी कमरे में मुस्कान साहिल का जन्मदिन मनाती है। ये साहिल के जन्मदिन यानी कि 11 मार्च का ही वीडियो है। इस होटल में दोनों अगले 6 दिनों तक रुकते हैं। दरअसल साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के आदी थे। दोनों सूखा नशा करते थे। कई बार इंजेक्शन के जरिए भी कहते हैं कि दोनों नशा लेते थे। यहाँ तक कि जब दोनों ने सौरभ के सीने में खंजर उतारा तब भी दोनों नशे में थे। शिमला, मनाली और कसौल में इसी नशे की खातिर ही दोनों पहुंचे थे। उन्होंने खासकर कसौल और मनाली में आसानी से नशा मिल जाता था। कसौल में 6 दिन बिताने के बाद दोनों यहाँ से मनाली जाते हैं। बर्फीली वादियों की मुस्कान की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अब तक दोनों के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लिहाजा दोनों ने वापस मेरठ लौटने का फैसला किया। 18 मार्च को दोनों वापस इसी घर में लौट आते हैं, लेकिन तब तक दरवाजे पर पुलिस पहुंच चुकी थी और दोनों का पर्दाफाश तकरीबन हो चुका था। दोनों का खेल खत्म हो चुका था। सौरभ के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने उसकी पत्नी मुस्कान और बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन जेल जाने के साथ ही दोनों ने वहां नए नखरों की शुरुआत भी कर दी। कहते हैं कि पहले एक अजीबोगरीब फरमाइश करी जेल में उन्होंने जेल प्रशासन से कि दोनों को उन्होंने जेल अधिकारियों से बोला कि वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि महिला और पुरुष बंदियों को जेल में अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग वार्ड में रखा जाता है, तो उनकी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मना कर दिया गया। इतने ही नहीं, अलग अलग बैरक में उनके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। रात होते होते दोनों ने पहले खाना खाने से इनकार किया और फिर अपने लिए नशे का सामान मांगने लगे। नशा ना मिलने से दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। दोनों ने बताया कि वो शराब और सिगरेट के साथ साथ सूखा नशा भी करते हैं। अब ऐसे में जेल में ही दोनों की पहले अलग अलग से मेडिकल जांच की गई और फिर उन्हें सीधे जेल के डी एडिक्शन सेंटर भिजवा दिया गया। मुस्कान और साहिल को जेल गए अब कई दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दोनों की तरफ से कत्ल की साजिश और उससे जुड़ी कहानियों का खुलना अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, इस पूरे हत्याकांड की तफ्तीश में पता चला है कि मुस्कान ने काफी पहले ही अपने पति सौरभ के कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। साजिश के तहत वो सौरभ को कोई ऐसी दवा देना चाहती थी जिससे वो बेहोश हो जाए और इसी प्लानिंग के मुताबिक उसने खुद के डिप्रेशन में होने का ड्रामा भी किया और डॉक्टर के पास पहुंच गई। इतने नहीं, वहां पर जाके फर्जी अपनी बीमारी दिखाई। डॉक्टर ने जांच की और जब उसे गंभीर समस्या नजर नहीं आई तो उन्होंने पर्ची में एक मामूली सी दवा लिख दी। इसके बाद मुस्कान को वापस भेज दिया गया, लेकिन मुस्कान पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब उसने गहरी नींद और बेहोशी के लिए काम आने वाली दवाओं के बारे में सर्च करना शुरू किया और कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी जुटाई। कामयाबी भी हो गई इस चीज़ को जुटाने में जानकारी। इसके बाद उसने डॉक्टरों की एक पर्ची में खुद ही अपनी तरफ से ऐसी दवाइयों का नाम लिख दिया और उन्हें लेकर केमिस्ट के पास पहुंच गए। इस तरह मुस्कान ने धोखे से वो दवाइयाँ खरीदी जिन्हें खाने में मिलाकर उसने सौरभ को बेहोश कर दिया। हालांकि चाकू इसने खरीदा, जिन चाकू से उसने सौरभ का कत्ल किया वो चाकू भी खरीदे। 22 मार्च को 800 रुपये में मेरठ से ही दोनों ने मिलकर चाकू खरीदे, ड्रम खरीदा, सीमेंट खरीदी और चाकू ये बोलकर खरीदा दुकानदार से कि उन्हें चिकन काटना है। गिरफ्तारी के बाद मुस्कान ने चाकू खरीदने वाले दुकान की पहचान जरूर की, लेकिन खुद दुकानदार मुस्कान को नहीं पहचान सका। उसका कहना था कि उसके दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते जाते रहते हैं, उसे मुस्कान याद नहीं है। लेकिन क्योंकि 3 और 4 मार्च की रात को सौरभ की जान लेने के बाद लाश ठिकाने लगाने के इरादे से मुस्कान ने 4 मार्च की सुबह को ही वो नीले रंग का ड्रम खरीदा था। ड्रम दुकानदार को मुस्कान का उसके पास ड्रम खरीदने की बात अच्छी तरह याद थी।
इतना ही नहीं, उस ड्रम जिस दुकान से खरीदा था उसके मालिक ने कंफर्म भी किया है। दुकानदार की माने तो मुस्कान को उसने ड्रम 1100 रुपये में बेचा था और मुस्कान ने उसके साथ ड्रम को लेकर कोई मोल भाव नहीं किया। वैसे तो पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी इस केस की तफ्तीश जारी है और उम्मीद है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे इस केस में हो सकते हैं। तो इन सारे स्टोरीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।